स्टूडेंट क्लास 8 एसएसटी हमारी हिस्ट्री की बुक चल रही थी। लेसन सेकंड हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम उसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, जिसमें आपको इधर 6 पॉइंट्स दिए हैं जिनको आपको मैच करना है बी सेक्शन से। सबसे पहला है दीवानी। दीवानी का आप लिखेंगे, दीवानी क्या करते हैं, भू राजस्व वसूलने का अधिकार होता है। दूसरा होता है शेर मैसूर। शेर मैसूर अपने टीपू सुल्तान को बोलते हैं। फौजदारी अदालत तो फौजदारी अदालत ही है। चौथा रानी चिन्नम्मा, जिसको हमने बोला है भारत के अंदर केतूर के अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। सिपाही को अंग्रेज सिपाही बोला करते थे। और वारेन हेस्टिंग्स जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। मैंने सभी के आगे पॉइंट्स भी लिख दिए हैं ताकि आप क्लियर कर सकें। दूसरा है रिक्त स्थान भरने हैं। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, प्लासी का युद्ध जो हुआ था ना उससे। दूसरा है हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक थे, जो कि हमारा दक्षिण के अंदर था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था वो है डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। और चौथा है मराठा रियासत में मुख्य रूप से भारत के किस में है, तो आप इसमें लिखेंगे दक्षिण भाग में स्थित है। क्या लिखेंगे, दक्षिण भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है सही और गलत का। सबसे पहला है इसमें मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत हो गया था। बिल्कुल गलत। कोई भी मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में सबसे लास्ट राजा था जो औरंगजेब था, तो ये गलत है। उसके बाद कोई भी मजबूत शासक नहीं आया। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये भी गलत है कि यूरोप से हमारे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी थे, ये भी व्यापार करने आए थे। केवल अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ब्रिटिश कंपनी बोलें तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये भी गलत है। तीसरा जो हमारा है महाराजा रंजीत पंजाब के महाराजा थे, बिल्कुल सही है ये। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे के इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये भी गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ जहाँ जहाँ अपना शासन करते गए वहाँ वह अपने हिसाब से वहाँ के शासकीय जो बदलाव थे वो भी करते चले गए थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो है, आइए विचार करें, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंने आपको पहले भी इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा रखा है लेसन के साथ। मैं आपको पेज नंबर बोलती हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने अपने क्वेश्चन के आंसर्स को बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही है, इसके बारे में मैंने आपको पेज नंबर 10 पे जाएंगे आप लोग। पेज नंबर 10 का सबसे लास्ट जो पैराग्राफ है वो देखेंगे। आपको सभी को पता है कि व्यापार की महत्वपूर्ण संभावनाएं दिखाई देने लगी थी। मैंने ग्रीन लाइन किया है बच्चों, आप देखेंगे तो दिख जाएगा। व्यापार की संभावनाएं तराशने लगे थे यहाँ पर। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के कपड़ों की बहुत ज़बरदस्त मांग थी। काली मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में कम कीमतों पे वस्तुएं खरीदते थे और वहाँ ले जाकर ज़्यादा हम बेचते थे, जिससे उनको मुनाफा होने लगा। तो ये पेज नंबर 10 पर जो लास्ट पैराग्राफ है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पूरा आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देखें और मैंने आउटलाइन किया है, आप देख के उसका आंसर लिखेंगे। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतभेद था। ये मैंने साइड में देखिए ग्रीन पेन से लिखा है। मतभेद क्यों थे, नवाबों ने अंग्रेज़ों को छूट देने से मना कर दिया था। ठीक है। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को अधिकार देने के लिए अधिक धनराशि की मांग कर दी थी। तीसरा, सिक्के डालने के अधिकार देने से उनको मना कर दिया था। चौथा, जब वे कर नहीं चुकाते थे तो उसे अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाते थे। ठीक है। उधर कंपनी ने भी क्या कहा था, उन्होंने भी नवाबों पर आरोप लगाया कि है ये हमारे जो नवाबों के स्थानीय अधिकारी हैं वो हमारे व्यापार को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इन बातों को लेकर इनमें क्या था, विवाद था। ये मैंने इधर पॉइंट्स बना के लिखा है, आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या फ़ायदा पहुंचा, दीवानी मिलने से, तो पेज नंबर 14 पे आएंगे। पेज नंबर 14 पे आने से दीवानी मिलने से इनको क्या क्या फ़ायदा मिला। दीवानी मिलने से कंपनी के बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। साथ ही साथ जो चीज़ें, ये दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की उनको ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि पहले जब चीज़ें खरीदनी होती थी तो सोना चाहिए था। अब क्या करते थे, सारा सोना चांदी है भारत का ही मार लिया करते थे और इसी से चीज़ें खरीद लेते थे। साथ ही भी लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। तो ये पैराग्राफ है पूरा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लगा कर लिखा है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पूरा आंसर इसमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ तक कि इन्होंने को अपनी सत्ता, फौजों को संभालने के लिए, किलों का निर्माण करने के लिए जो लागतें आती थी, वो सारी लागतें भी क्या होती थी, भारत के द्वारा जो पैसे दिए गए थे उनसे ये पूरी तरह से वसूल लेते थे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो हमारा 7th क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान खतरा क्यों मानती थी। इसका भी पेज नंबर 16 और 17 पे जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि टीपू सुल्तान क्या थे, मालाबार तट पर होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया था, काली मिर्ची जहाँ से ये खरीदा करते थे। फिर इन्होंने चंदन की लकड़ी के निर्यात को रोक दिया था और इन्होंने फ्रांसीसी से घनिष्ठ संबंध बना लिए थे और अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर दिया था, है ना। इस प्रकार से अंग्रेज़ों को लगता था कि ये हमारे लिए खतरा है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो सब्सिडरी यानी जो हमारी सहायक संधि है, सहायक संधि के ऊपर बताया गया एक प्रश्न। सहायक संधि का बात करेंगे तो पेज नंबर आप आएंगे किस पर, पेज नंबर आएंगे 15 पर। पेज नंबर 15 का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि सहायक संधि में क्या किया गया। सहायक संधि थोप दी गई जिसके अंदर क्या मान लिया था, रियासत का बंदोबस्त ले लेती थी और स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार उनको नहीं देती थी। ठीक है, रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। ठीक है अगला पेज खोलेंगे तो बताया है कि कोई भी कंपनी रख रखाव में कंपनी को पैसा देती थी, अगर रकम अदा करने पर जुर्माना था और जुर्माने में इलाके से कंपनी को अपने कब्जे में ले लेती थी। ये रिचर्ड्स विलेजी जो है उनके टाइम की बातें हैं जिन्होंने सहायक संधि थोपी थी। तो ये वाला पैराग्राफ आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, मैंने आपको बढ़ाया था, आप ध्यानपूर्वक करें तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आता है अपना 9th क्वेश्चन में पूछा गया है शासक कैसे था। तो पेज नंबर 21 पर आएंगे, उसमें पूछा है कि भारतीय सेनाओं के राजाओं का शासन किस तरह से अलग था। तो पेज नंबर 21 पे नए शासन की स्थापना में पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ये दो आप उसमें से देख के इस प्रश्नों का उत्तर करें। फिर कंपनी की सेना की संरचना में क्या क्या बदलाव आए, इसको भी आपके पेज नंबर पे जाएंगे। पेज नंबर 22 का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए जिसमें लिखा हुआ है कि सेना में घुड़सवारों की टुकड़ियाँ की ज़रूरत कम हो गई थी, है ना। उसके बाद में आता था कि मस्केट और मैंचलॉज से लैस होते थे, सिपाही की आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाता था, पैदल टुकड़ियों की ज़्यादा व्यवस्था थी। तो इस तरह के यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है जिसको आपको अपना पैराग्राफ बनाकर प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो बच्चों आज इस लेसन के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं। आगे भी दे रखा है कि क्या बदलाव आए, कलकत्ता एक छोटे शहर से एक प्रशासनिक नगर, लिखा क्या तब्दीली आई, तो आप बताएंगे कलकत्ता क्या था, एक प्रशासनिक शहर बन गया था। बहुत सारी यहाँ पर शिल्प कला के एक नमूना है जो कि आज भी कलकत्ता में फेमस है, विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से वो आपको देखने के मिलता है। ये औपनिवेशिक काल में जो यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति शिल्प जीवन के बारे में बताएं तो एक वहाँ का ये अनोखा अजूबा है, मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल, जो आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। ये चैप्टर आज पूरा हुआ है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं।